एक लंबे समय से ये पार्टी के अंदर झंडे और डंडे ढोना दरिया बिछाने का काम तो इमरान मसूद के लोग ही तो हमारे पसमानदा लोगों से लेते थे सबसे ज़्यादा शोषण तो इन्हीं लोगों ने किया हम सब गरीब तबके के मुसलमानों का कि हम जिनसे पंचर और साइकिल और गोश्त काटने मुर्गा काटने और बाल काटने की बात कर रहे थे अब उनके लोगों के अंदर भी तालीम के प्रति अवेयरनेस आया है। हर फैसला आनंद फानंद में लेते हैं आप, कहीं इस फैसले के बीच में अडानी तो नहीं है, वक्फ बोर्ड के बीच में अंबानी थे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार सूबे की सियासत में एक अलग ही लेवल की गर्माहट दिखाई दे रही है। तापमान एकदम टॉप पर पहुंच रहा है। इमरान मसूद का एक बयान जिसको लेकर के हलचल काफ़ी है कि अब मुसलमान का बच्चा सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, सिर्फ वोट नहीं देगा, अब बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। और इसी बयान के बीच में लगभग 200 सीटों की बात कह दी कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें लगभग 200 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल एक बात ये भी कही है कि जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ होगा, लेकिन ये जो बात जो कही है कि मुसलमान का बच्चा दरी नहीं बिछाएगा, इसको लेकर के एक सियासत अलग ही लेवल पर चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए पासमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी हैं। हम बात करेंगे। इमरान मसूद कांग्रेस के एक बड़े नेताओं में शुमार हैं, चर्चा में आजकल चल रहे हैं और ये तक कह दिया कि मुसलमानों का बच्चा अब दरी नहीं बिछाएगा। ये बातें चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं इस पर? एक चर्चा पहले भी हुई थी, इसको लेकर के काफ़ी सियासत हुई थी जिस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया था। क्या सोच रहे हैं? देखिए, इमरान मसूद साहब जो ये बात कह रहे हैं कि अब मुसलमान का बच्चा दरिया नहीं बिछाएगा, इमरान मसूद साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि पसमानदा तबके के मुसलमान ही दरी बिछाते हैं? जो मुसलमानों में 15% अपर कास्ट का तबका है वो मदरसे का मालिक है, सारे इदारे उसके पास हैं, कब्रिस्तान की चाबी, ईदगाह की चाबी और हमारे जितने भी इबादत गाहों की चाबी उन्हीं लोगों के पास है। तो दरियाँ कौन बिछाता था? दरियाँ हमारे लोग बिछाते थे। और ये दरियाँ बिछाने के लिए मजबूर किसने किया? वो इमरान मसूद के लोगों ने मजबूर किया उनको दरियाँ बिछाने के लिए। तो आज ये कह रहे नहीं बिछाएगा, बहुत अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अगर उन्होंने कहा आप नहीं बिछाएगा तो हो सकता है उनके पास कोई ऐसा फार्मूला हो या पसमानदा मुसलमानों के लिए उनका हृदय परिवर्तन हुआ हो कि भाई ये गरीब है इनके लिए, तो वो बात तो ठीक है। लेकिन एक लंबे समय से ये पार्टी के अंदर झंडे और डंडे ढोना दरिया बिछाने का काम तो इमरान मसूद के लोग ही तो हमारे पसमानदा लोगों से लेते थे सबसे ज़्यादा शोषण तो इन्हीं लोगों ने किया हम सब गरीब तबके के मुसलमानों का। ये कंट्रोवर्शियल बयान देखा जाए या अब पासमानदा मुसलमानों के फेवर में देखा जाए? क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे कि पासमानदा मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया गया, चुनावों में सीटें नहीं दी जाती हैं, अब बातें हो रही इस तरीके की। मेरा मानना ये है कि चलिए ठीक है, अगर सुबह का भूला शाम को घर चला आए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर ये बड़े मुसलमान उनको इस बात का एहसास है कि अभी तक हमने पसमानदा तबके के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी और इनकी हक तलफ़ी की है और अब इनको हक देना पड़ेगा, क्योंकि सियासत में हमारे लोग आगे आने लगे हैं। अब हमारे लोगों के अंदर राजनीतिक बेदारी, सियासी बेदारी आने लगी है, जागरूकता आने लगी है। इसलिए अब हमारे लोग उनको लगा कि अभी इनके लोग नौकरियों में जा रहे हैं, सर्विस में पढ़ लिख भी रहे हैं, तो ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात है, इमरान मसूद साहब जो ये बात कर रहे हैं कंट्रोल बैंक, उनको सिर्फ कांग्रेस के खेमे में पार्टी के अंदर अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ये आए दिन इस तरीके से ऊट पटांग बयान दिया करते हैं। अभी इसको तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि उनके सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में क्या देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है, ऐसे में कोई सांसद गठबंधन से इतर उतर हो करके और इस तरीके से बयान दे तो ये कांग्रेस पार्टी के आला नेता को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। दूसरी तरफ अभी रिजल्ट आया है मौलवी और आलिम का, मतलब क्लास 10th और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का अगर बात करें मदरसा बोर्ड के तहत, तो उसमें लगभग 85% छात्रों का छात्र पास हुए हैं, इधर 94% से ज़्यादा पास हुए हैं।
ये जो रिजल्ट जो आया है कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि अब मुसलमान का बच्चा अच्छी तालीम भी पा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ये दरी और चादरों से उठकर कहीं ना कहीं बात हो रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोगों ने पिछले 16 साल से एक पसमानदा संगठन बना करके उन गरीब मुसलमान मुसलमान लोगों को जागरूक किया, और हम लोगों ने 16 साल से उनको शिक्षा तालीम के प्रति अवेयर किया, उनके अंदर एक जागरूकता पैदा की कि हम बिना तालीम के इस देश के अंदर कुछ नहीं कर सकते, वरना हम दरिया बिछाते रह जाएंगे। तो आज की तारीख में हमारे लोगों ने तालीम की तरफ अपना रुख किया, और वो तालीम टेक्निकल तालीम की तरफ गए, हुनर वाले तालीम की तरफ हमारे बच्चे गए। और आज वो हमारे बच्चों के अंदर वो पसमानदगी दौर से गुजर रहे थे, लेकिन उनकी सोच पसमानदा की नहीं है। तो आज वो आईएएस भी बन रहे हैं, पीसीएस भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, वैज्ञानिक भी बन रहे हैं। और जो हमारे मदरसों में तालीम दी जा रही थी, वो हाई स्कूल, इंटर, ये जो तालीम है मुंशी हाई स्कूल के बराबर है, और आलिम जो है वो इंटर के बराबर है। तो अभी तक ये जो दो रिजल्ट आए हैं, 85% और 87% हमारे बच्चों ने उत्तीर्ण किया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है जो लोग हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को कम आंकते हैं कि इनके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं। पंचर बनाने तक की बातें हुई हैं बीते तो समय में। ये उनके लिए करारा, उनके पर तमाचा है जिन लोगों ने हमारे बच्चे को कम आंका और उनके अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भरने की कोशिश की थी। उनके लिए ख़ास तौर से ये रिज़ल्ट आया है। अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम जिनसे पंचर और साइकिल और गोश्त काटने, मुर्गा काटने और बाल काटने की बात कर रहे थे, अब उनके लोगों के अंदर भी तालीम के प्रति अवेयरनेस आया है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें कामिल और फाजिल, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको कहीं ना कहीं हटाने की बातें एक लंबे समय से चल रही है कि यूजीसी तय करेगा, मदरसा बोर्ड नहीं तय करेगा, बोर्ड नहीं तय करेगा, यूजीसी तय करेगा। तो कहीं ना कहीं जो बीते समय में जो मार्कशीट्स अगर ये सब लागू अगर हो जाता है तो जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो तो एक तरीके से रद्दी हो जाएगा, और आगे आने वाले समय में ये कामिल और फाजिल जैसे जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्सेज जो चल रहे थे उसको लेकर भी काफ़ी मुसीबतें फिर खड़ी होने वाली हैं। इस पर कैसे आवाज़ देखिए, उठाएंगे? सरकार से हमारी मांग है कि जैसे कामिल और फाजिल, कामिल का मतलब हुआ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, और फाजिल का मतलब हुआ पोस्ट ग्रेजुएट। ये डिग्रियां पहले मिलती थी बोर्ड से, लेकिन पिछले 2 साल से तकरीबन सरकार ने इन डिग्रियों को ये कह करके मना कर दिया कि इंटर तक हम दे सकते हैं, बाकी वो यूसीजी के अंतर्गत आता है। तो हम यूजीसी के, मैं चाहता ही हूँ कि सरकार, क्योंकि अब हमारे बच्चे इंटर तक तो पहुँच जाते हैं मदरसा के माध्यम से, और अब वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं जा पा रहे हैं, और 2 साल से मुद्दा लटका हुआ, सरकार लटकाए हुए है। मेरी सरकार से मांग है कि इनके लिए कोई व्यवस्था करें यूजीसी से या और किसी यूनिवर्सिटी से अटैच करके, और जैसे पहले उनको डिग्रियां मिलती थी उसी तरह से किसी यूनिवर्सिटी से अटैच करके उनको डिग्रियां देनी चाहिए। और दूसरी बात, जो इससे पहले वो लोग कोर्स कर चुके हैं, उनको डिग्रियां मिल चुकी हैं, उनको उन्हीं डिग्री को कायम रखते हुए उनको उसी आधार पर नौकरी देना चाहिए। अब जब से बंद किया, इसके बाद की बातें हो रही है। अच्छा, इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। एक बयान भी प्रधानमंत्री मोदी का आपने सुना होगा, मेरे शरीर में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, इस तरीके की बातें हुई। लेकिन ग्राउंड स्तर पर जब जाते हैं तो लोग ये बोल रहे हैं कि जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स पे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें हैं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैं, लेकिन किसी भी आर्मी चीफ की नहीं है। इस तरीके की बातें हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, मोदी जी का पहले था वन मैन शो, पार्टी के अंदर वन मैन शो, एक ही आदमी रहेगा। और ये सोच कोई सेना से, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो जब राम मंदिर का मामला आया उसके उद्घाटन में भी वो वन मैन शो, उसमें राजनीतिक व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो बेचारे वो शंकराचार्य थे सब किनारे हट हट गए, और जिन लोगों ने उसकी लंबी लड़ाई लड़ी, जो लोग वहाँ पर एक लंबे समय से लगे रहे, और ये वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है वो साधु संतों का है। वहाँ पर मोदी जी खुद जा कर के स्वयंभू की बात करते हैं।
ऐसे में भगवान भी नाराज हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। भगवान ने उनको बता दिया, अयोध्या में भी बता दिया कि तुम मुझे बेच नहीं सकते हो। उसी तरीके से जो ये ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, आप को जनता समझ गई है इस देश के अंदर आपने क्या किया है और आप क्या करने जा रहे हैं, और जनता भली बात जान लिया है। और जिस तरीके से पुलवामा जो केस हुआ था, इतने सालों में अभी तक भारतीय जनता पार्टी उसका खुलासा नहीं कर पाई। मोदी जी अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाए और केस का खुलासा नहीं कर पाए। पहलगाम में भी यही हुआ कि वो एलओसी से आपकी सेना क्या कर रही थी, आप क्या कर रहे थे कि एलओसी से 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में आतंकवादी आ गए, कहाँ से घुसे, इतना लंबा सफ़र कैसे कर गए, वहाँ आ गए और फिर वो घटना कारित करके और फिर 400 किलोमीटर दूर वो चले गए। अरे आपकी सुरक्षा फेलियर है, आप फेल हैं, आपकी सुरक्षा व्यवस्था फेल है। आपने वहाँ हंगामा से पहले जो ये हादसा हुआ, हादसा से पहले वहाँ चौकी हटाई, वहाँ फोर्स हटाया, सारे देश के हिंदू मुसलमान सबने देखा। आज ये पुलवामा से लेकर के और पहलगाम तक जो जनता का आक्रोश है, वो जनता इस बात को समझ गई। ये सियासी लोग हैं, ये शरहद की लड़ाई को भी राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। जो ये मोदी जी डायलॉग बोल रहे हैं, सीने में धड़कता है, क्या क्या सब बातें, दुम दबा कर राता फैसला कर लिए। ट्रंप ने आँख दिखाया, हवा निकल गई तुम्हारी, और आप दुम दबा के राता सीज फायर कर दिया। सारी जनता देश की देख रही थी कि पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान के सैनिक नेस्ता नाबूद कर देंगे, और हम लोग खुश थे कि हमारी जनता पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को घुस के मारेगी और पाकिस्तान का नेस्ता नाबूद कर देगी, और वो घड़ी आने वाली थी। लेकिन क्या ऐसा मामला था कि आपने आनन फानन में आपने सीज फायर कर दिया। हर फैसला आनन फानन में लेते हैं आप। कहीं इस फैसले के बीच में अडानी तो नहीं है, वक्फ बोर्ड के बीच में अंबानी थे। सारी देश जान रही कि अंबानी के उस एम्पायर को बचाने के रखने के लिए जो नवी मुंबई में है, उसको बचाए रखने के लिए तो आपने क्या किया। और इसमें भी कहीं इस घटना के पीछे अडानी तो नहीं, जो ये डील हुई है अमेरिका से, और ये डील के पीछे कहीं अडानी तो नहीं, इसके पीछे सब जनता जानती है। अब बताने की ज़रूरत नहीं। अब मोदी जी कितना भी चीखे चिल्लाएं, अब ये समझ लीजिए ऐसा हुआ कि जैसे बंदूक से गोली निकल चुकी है। अब जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आज हिंदू और मुसलमान सभी धर्म समुदाय के लोग इस बात से नाराज़ हैं कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए था। हमें पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए था। पाकिस्तान की क्या हैसियत है भारत के आगे, हमारे सेना के आगे कोई हैसियत है पाकिस्तान की, और हम सीज़ फायर करके अपने आप को कमज़ोर साबित कर लिए। ये देश के अंदर नौजवान और तमाम पढ़ा लिखा तबका इस बात को समझ गया है कि ये प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा नहीं कर सकता है, और विदेशी ताकतों के दबाव में आनन फानन में अनर्गल फैसलेबाजी, अनर्गल बयानबाजी करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल जो पहले सवाल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, मुसलमानों को लेकर के इमरान मसूद ने तमाम बात कही, आपने भी काउंटर किया, समर्थन भी किया, लेकिन चुनाव 2027 में है, आप लंबे समय से पासमानदा मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव होते हैं, बातें ग्राउंड स्तर पे हम पब्लिक के बीच में भी रहते हैं, ये होता है कि हक नहीं मिला। 27 को लेकर के आपकी तैयारी किस तरीके की चल रही है, और क्या सीटों को लेकर के कोई चर्चा चल रही है, या सीटों को लेकर क्या मांग करेंगे, कितनी सीटें मिलेंगी इस बार पासमानदा समाज के नेताओं को, या कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता है तो? मैं वही बात फिर कहना चाहता हूँ कि मसूद साहब से पूछिए कि आपकी पार्टी ने कितने पसमानदा को लोकसभा में टिकट दिया था, कितने पसमानदा समाज के लोगों को टिकट दिया था। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी का डंका बज रहा है, और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होता तो शायद अमेठी और रायबरेली भी नहीं जीत पाते। सच्चाई है यही है, और जनता सब जान रही, देख रही है। लेकिन जब दो बड़े नेताओं का आपसी गठबंधन और उन दोनों में सामंजस्य बना, और बड़े बड़े मंचों पर नेताओं को साथ में देखा, और जनता ने समझ लिया कि केंद्र और राज्य की राजनीति में अब कहीं ना कहीं राहत मिलेगी हम लोगों को, और वो उसका रिजल्ट आया और देखा। इमरान मसूद जैसे लोग, ये बड़े नेताओं का मामला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमें कितनी सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, भी 2 साल चुनाव को है।
ये पहले से ये सब माहौल बना के या तो बताएं कि कांग्रेस पार्टी उनसे कहला रही है या माहौल बना रही है या उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। अगर कांग्रेस पार्टी उनसे बैकडोर से कहला रही है तो गठबंधन में कहीं न कहीं दरार पड़ने की बात होगी। और अगर उनका व्यक्तिगत बयान है तो इस पे कांग्रेस को उन पर लगाम लगाने के लिए कहना चाहिए कि इस तरह से। एक सवाल आपसे भी पर्सनली है, क्या 27 के लिए आप लोग भी कुछ सीट की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ तो आप लोग भी रहे हैं ना? देखिए, हम पसमानदा मुस्लिम समाज संगठन हमेशा देश के अंदर जो 85% पिछड़ा मुसलमान है, बैकवर्ड पसमानदा है, और हम लोग उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते राजनीति में आए थे जी। हम सामाजिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, और हम उन्हीं पिछड़ों का अधिकार को लेकर के हम राजनीति में आए थे। और आ करके राजनीति जिस पार्टी में है, हम उन्हीं की बात करते हैं कि उन कमज़ोर तबके वंचित समाज को भी हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। और हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी में इस बात की है, और माननीय अखिलेश यादव से बराबर वार्ता हो रही है। अभी उम्मीद ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पसमानदा तबके के मुसलमानों को ठीक ठाक भागीदारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनीस मंसूरी जी को आप सुन रहे थे। इमरान मसूद का एक बयान जो पूरे सूबे की सियासत को एक अलग ही लेवल की हलचल पर ले गया है, उस पर हमारी चर्चा हुई। पसमानदा मुस्लिम समाज की एक लंबे समय से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं अनीस मंसूरी जी, इनसे हमारी चर्चा हुई। और 2027 के चुनाव को लेकर के हर तबका अपनी अलग अलग भागीदारी की बात कर रहा है, और पसमानदा मुस्लिम समाज भी अपने जो 85% जो अपने जो आंकड़े जो प्रस्तुत करता है चुनाव में, जो वोट बैंक है, इसको लेकर के भी चर्चा हुई। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम अपडेट्स आप तक मैं लाता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिएगा अगर कोई है तो, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।